देखिए, कहने को तो था ये कि 4 क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट पेपर के अंदर ज्योग्राफी के, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि आपके क्वेश्चन कितने आए हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर? कितने आए हैं? 8 से 11 तक क्वेश्चन आए हैं। अभी जो हुआ है जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के 8 से 11 तक क्वेश्चन आए हैं साहब, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि 4 की जगह बढ़ाकर, इस बार भी वही वेटेज रहेगा। और आप लोग तो 11 को क्यों देखते हो, आप तो 30 को देखो ना, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आप फर्स्ट पेपर के लगा लो और 20 क्वेश्चन आप सेकंड पेपर के लगा लो, है तो वही सिलेबस के अंदर। तो टोटल 30 क्वेश्चन यानी 60 नंबर की आप लोगों के मैक्सिमम विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी के हैं आप लोग, तो आप लोगों की तो लड़ाई 60 नंबर की है। तो उसके लिए हम लोगों को उसी हिसाब से चलना है दोस्तों। देखें, जब हम बात करते हैं, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो सिलेबस के अंदर हम बात करते हैं, तो सिलेबस के अंदर केवल व केवल 2 टॉपिक को छोड़ दिया जाए, यानी कि आपके मरुस्थलीकरण को छोड़ दिया जाए और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को छोड़ दिया जाए। बाकी सभी के सभी राजस्थान भूगोल के चैप्टर आपके फर्स्ट पेपर के अंदर यथावत है। आप पिछले कुछ समय से राजस्थान भूगोल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो इकोनॉमी वाला पार्ट होता है और एक आपके ज्योग्राफिकल पार्ट होता है। पिछले जो एग्जाम हुए हैं, आप ग्रेड सेकंड का उठा लो, आप फर्स्ट ग्रेड का उठा लो, जिसमें आपके वेटेज रहा है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का, जिसमें आप लोग ऊर्जा संसाधन पढ़ते हैं, उद्योग, पॉपुलेशन वगैरह, इनसे क्वेश्चन आया ही आया है, चाहे आप सेकंड ग्रेड का देखो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का देखो। मुझे पता है कि आप सब लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं सब लोग, कुछ चीजें तो आप लोगों को पहले से आती हैं, लेकिन हम लोगों को एक बिल्कुल जो ब्लैंक पेपर होता है उसकी भांति बैठना है, क्योंकि लर्नर होता है वो तभी सीख सकता है दोस्तों कि जब तक हमारे, अब हम कहें इससे ज्यादा तो मेरे को ही आता है, बोला बिल्कुल आता होगा सब आप लोगों को, क्योंकि कई लोगों का, किसी का राजस्थान ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, किसी का इंडिया ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, किसी का फिजिकल होता है तो किसी का ह्यूमन होता है, ठीक है। तो हम लोगों को उस भांति सीखना है, घमंड बिल्कुल नहीं लाना है कि मेरे को तो पहले से इतना आता है। घमंड अगर आता है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आप लोग सभी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उससे आप लोगों का लेवल तय हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोगों को खुद बताना। 21 जून को बांसवाड़ा में सूर्य की किरण लंबवत होती हैं, तो प्रश्न ये नहीं है, ये तो मेरे को पता है आप सबको आता है। अगला प्रश्न की लाइन सुनिए, तो गंगानगर में सूर्य का आपतन कोण लगभग होगा, यह है क्वेश्चन। देखो, ग्रेड फर्स्ट का पेपर दे रहे हो आप लोग, पुलिस का पेपर नहीं दे रहे। आप लोगों को उल्टा सीधा दायां बायां सब आना चाहिए दोस्तों। प्रश्न है आपके सामने, उत्तर बताइए जरा। आपतन कोण क्या होता है और बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा बोला सा मुश्किल प्रश्न है। आप एक छोटी सी कॉमन बात, आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, अगर ए व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर, ये लो साहब, उत्तर पूर्व। लेकिन इसको मेरा प्रश्न ये है कि उत्तर पूर्व को पूर्व उत्तर क्यों नहीं लिखते हैं? पढ़ते हैं ना हम लोग, सब पढ़ते हैं, उत्तर पूर्व सबको पता है, एग्जाम में भी नहीं आएगा प्रश्न। लेकिन आप लोग व्याख्याता बनने वाले हो दोस्तों, आप लोगों को, विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो आप लोगों को बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए हर चीज की। हम लोग हमारा ही पढ़ लेते हैं केवल, वॉच रोटेट की हमारी इस प्रकार से कर रही है, ठीक है।
तो इसको हम पूर्व दक्षिण कहने चाहिए ना फिर तो इसको पूर्व दक्षिण क्यों नहीं कहते, हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए गूगल मैप देखा है आप लोगों ने? गूगल मैप के ऊपर आप देखते हैं कि इस प्रकार से होता है आपके, जिसमें एक होता है डार्क कलर, ये रेड भी हो सकता है, अलग अलग कलर के मैप आते हैं आजकल, कोई कैसा भी ले सकता है, बाकी मैक्सिमम एक कलर कैसा होता है, रेड होता है। और ये रेड कलर हमेशा किसको बताता है, नॉर्थ को, और ये किसको बताता है, बच गया आपके पास में ये ईस्ट और ये आपके वेस्ट, ठीक है साहब। तो यहां पर हमारे ये एन को ही क्यों बताता है, ईस्ट को भी तो बता सकता था ना ये। यहां प्रश्न में प्रश्न है साहब, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से अपन जीरो से, बिल्कुल मैं तो ये समझ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बेसिक आप कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो आप मुझे इतना बताइए कि आप ये नॉर्थ को ही क्यों बताता है, ईस्ट को क्यों नहीं बताता है। कंपास का नाम सुना आपने? है सर, समझ में नहीं आया मेरे। चुंबकीय प्रभाव होता है, तो हमारे भूगोल से चुंबक का क्या मतलब है? दिशा क्यों करता है, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्यों करता है, उत्तर दक्षिण का ही क्यों बताता है, वो पूर्व पश्चिम का क्यों नहीं बताता। प्राचीन काल में जब रोमन यूनानियों ने जब दिशाओं की खोज करी दोस्तों, तो उस समय पर दिन में तो सबको पता लग गया कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इधर जाना है, इधर जाना है, लेकिन जब नाविक रात्रि में चलता था तो उसको कैसे पता लगे, वो तो कंपास खोल लिया साहब, ठीक है, तो उनको हमेशा ध्रुव तारे से ज्ञात होता था। और याद रखना, हमारी समस्त भौगोलिक गणनाओं का आधार होता है ध्रुव तारा। कौन होता है? और ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी के जिस बिंदु पर आपतन कोण के रूप में गिरता है, ठीक है, और उसी बिंदु को हमने कहा था उत्तरी ध्रुव, और उसके ठीक विपरीत होने के कारण से हमने इसको कहा था दक्षिणी ध्रुव। तो हमारी जो प्रधान दिशाएं हैं, तो ये कौन सी हैं आपके, उत्तर और दक्षिण है। सबसे प्रधान दिशा कौन सी? उत्तर। दूसरी प्रधान दिशा कौन सी? दक्षिण। इस कारण से हम इसको लिखते हैं उत्तर पश्चिम, क्योंकि प्रधान दिशा पहले आएगी। इधर आप लोगों के इनमें कौन सा प्रधान है? दक्षिण, तो इसको हम क्या लिखते हैं? दक्षिण पश्चिम। इन दोनों में प्रधान कौन है? दक्षिण, तो इसलिए दक्षिण पूर्व। और इस दिशा में आपके प्रधान दिशा कौन सी है? तो ये नॉर्थ है, तो इसको हम लिखते हैं उत्तर पूर्व। इसलिए कभी भी इसको हम पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम उत्तर नहीं लिखते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? आप तो गलती नहीं करोगे ना, पक्का? अब सब दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा है, लेकिन ये वक्त के साथ में चीजें क्लियर होंगी। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि आपका लेवल कितना है। देखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम लोगों को नहीं आती हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर अपन शुरू करेंगे, है ना। एक बार थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि मेरे को पता लग जाएगा आप लोगों का लेवल कितना आगे। भाई बिल्कुल जीरो से उठाना है या फिर थोड़ा बहुत उठे हुए हो जब, तो वहां से चले हम। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय लिख लो इसको, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या नहीं है। दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। बताइए सर, कितने सर? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 10। एग्जामिनर ने जो इस बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर लिया, यही चीज अपनाई है। आप देखना,
150 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे और उसमें 130 में से 100 क्वेश्चन घुमाकर उसने दिए थे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 नवंबर 2001 से एक माह पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता, ये तो बता दो यार। क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश होगा। और आप सबका उत्तर गलत है क्योंकि इसका आंसर होगा राजस्थान। बोल सब, आपका दिमाग खराब है क्या? हमारा दिमाग खराब है, हमें राजस्थान बता रहे हो। बोला कैसे? अरे भाई मेरे 1 नवंबर 2000 को और 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन चुका था। और इसने डेट क्या दी है? 1 नवंबर 2001 से एक माह पहले क्या फर्क पड़ गया? 2 माह पहले भी क्या फर्क पड़ेगा? 3 दिन पहले भी क्या फर्क पड़ेगा? यानी फर्क पड़ेगा 1 साल से ऊपर ले टाइम। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं, ये हम लोगों को नहीं आती हैं। ठीक है, हम खूब लक्ष्य दक्ष पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। और आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछ गया एनसीईआरटी क्लास 11 से, उसके अंदर लिखा हुआ है भौतिक प्रदेश में पश्चिम का रेतीला मरुस्थल लिखा है। उस पश्चिम के रेतीले मरुस्थल में एक स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि इस पश्चिम के रेतीले मरुस्थल में आंकलवुड फॉसिल पार्क से 18 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। और यही प्रश्न आप लोगों से फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमें आता नहीं है। हम तो मार्केट वाली किताबों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उन किताबों पर नहीं करते हैं। आप लोगों को मैं कह रहा हूं, ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी हैं, 6 से 12 तक प्रत्येक किताब को एग्जाम तक, और एग्जाम तक आप लोगों को कम से कम 10 बार पढ़ना है, कम से कम 10 बार। ठीक है, आज से शुरू कर लो ज्योग्राफी की किताब। और जो अदर सब्जेक्ट के हैं भाई, आप लोग भी अपने सब्जेक्ट की 6 से 12 तक, क्योंकि 55 क्वेश्चन वहीं से आएंगे आप लोगों के, चाहे हम कितनी ताकत लगा लें। हालांकि मैं तो देखो इसमें समावेश कर लेता हूं उसको, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या ये आपतन कोण क्या होता है? राजस्थान के कौन से जिले से कौन सा अक्षांश गुजरता है? कौन सा देशांतर गुजरता है? ये चीजें हमें नहीं आती हैं, इन चीजों के बारे में हमें जानना ही होगा। तो हम शुरुआत करते हैं टॉपिक से, और टॉपिक का नाम है राजस्थान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। ठीक है, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, स्थान का, सबका परिचय होता है। ये मार्कर खरीदने जाएंगे, इसका भी परिचय देगा कि साहब एक बार इंक डालो, कई दिन तक चलता है। ठीक है, परिचय में क्या होता है? क्या होता है परिचय में? है जी, जानकारी होती है। किस चीज की? उसके बारे में होती है। ठीक है, हर चीज की जैसे आपने कहा कि जानकारी होती है, तो आप बताओ, कुछ लोगों की तो शादी हो गई, कुछ की नहीं हुई है, तो उनके पास में बायोडाटा भी आएगा। उसमें लिखा हुआ आएगा लड़की नाम ये, गांव ये, रंग गेहुआ, गृह कार्य में दक्ष, हाइट 5 फुट 3 इंच, सुशील कन्या, चाहिए हो ही नहीं लेकिन लिखा हुआ तो यही आता है। तो वो सब क्या आ रहा है? परिचय तो इंट्रोडक्शन ही है ना। तो हमें भी राजस्थान का इंट्रोडक्शन करना है। देखो, हमारे गहलोत साहब की अभी योजना थी क्या कि राजस्थान में नए जिले बनाए जाएंगे। जिस दिन ये घोषणा, उसी दिन से मैं तो डरा हुआ बैठा था। भाई मैं क्यों डरूं? जिले बन रहे हैं, फिर मैं क्यों डरूं? आप मेरे को ये बताओ। समस्या मेरे जान को आने वाली थी। अब मैं कैसे पढ़ाऊं कि कोपेन का वर्गीकरण कौन से जिले में कौन सा? 8 जिले बना दिया उसने। उसमें पूरी मेहनत होती, पूरा वापस से सेटअप तैयार होता जी, पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता। कौन सा अभ्यारण्य किधर चला गया, कृषि के डाटा, पॉपुलेशन के डाटा, आपके ये भौतिक प्रदेश आएगा, परिचय आएगा, सब में चेंज आ जाता। आप भी बच गए कि वो समिति की सिफारिश को सितंबर तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। उस समिति का नाम क्या है? राम लुभाया समिति। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ये आप लोगों को याद होनी चाहिए।
दूसरी चीज, दूसरा जो पहलू होता है, आप लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन एग्जाम में देखते हो जाकर वहां पर प्रश्न हमको अलग ही प्रकार का देखने को मिलता है कि राजस्थान में भूजल खोजने के लिए हेलीकॉप्टर से एक मिशन चलाया गया, ये किस जिले से प्रारंभ किया गया। ऐसे प्रश्न देखते दिमाग खराब हो जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर एक ऐसा अनूठा पार्क बनाया गया है जिसमें आकाश से देखने पर हमको नीचे इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे, वो किस गांव में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में बॉर्डर ब्रीटिंग रिट्रीट का आयोजन किए जाने की घोषणा हाल ही में की है। राजस्थान के अंदर अभी सीमा के ऊपर, और सीमा के ऊपर एक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है और इसी सीमा से संबंधित जानकारी दी जाती है वो कहां किया गया है। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म सेंटर कहां कहां खोले गए हैं। ये सब चीजें होती हैं, सब बातें होती हैं, यानी करंट को भी हमको समावेश करना पड़ता है दोस्तों, जब जाकर कहीं हमारा पूरा होता है। तो आप अपडेट तो अपने हिसाब से रहेंगे, आज तक का जो है वो तो मैं करवा दूंगा, यानी जब तक हमारा टॉपिक चलेगा उस दिन तक का तो मैं कवर कर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को स्वयं को अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब सब राजस्थान के परिचय में एक तो आता है स्थिति, एक राजस्थान के विस्तार, इसी में आपके कि सब नामकरण, इसी में आप लोगों के क्षेत्रफल की बात करनी है कि सब 2022 की रिपोर्ट में क्या चल रहा है क्षेत्रफल, पुरानी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, 2023 की रिपोर्ट क्या कह रही हैं, क्षेत्रफल के संदर्भ में हमको बात करनी है। इसमें बात आती है सीमा रेखा की, सीमा रेखा, इसमें हम लोगों को जिलों के संदर्भ में बात करनी है। जिलों का आधुनिक नाम क्या है, कैसे नाम पड़ा है साहब, पुराना नाम इनका क्या हुआ करता था, खंडित जिले कौन कौन से हैं, जिलों का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण के समय राजस्थान में कितने जिले थे, 26 कब हुए, 27 कौन सा बना, 27वें जिले के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान का 27वां जिला बना, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। हरदेव जोशी 1987 में थे बहन, और 1987 के अंदर राजस्थान का जिला नहीं बना, 82 के अंदर 27 नंबर का जिला बनता है। जिला कौन सा था, धौलपुर। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये सब बातें आप लोगों को यहीं सीखने को मिलेंगी। जिस किताब को भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उससे भी ऊपर लेवल से अपन लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। जिलों के बाद में इसमें हम लोग पढ़ेंगे संभाग। देखो दोस्तों, हर बार अलग अलग प्रकार का प्रश्न आता है। इस बार तो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा कर दिया आप लोगों ने, काम हो गया। लेकिन कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जिलों का सही कूट क्या होगा। निम्न में से कौन से जिले संलग्न जिले हैं, खंडित जिला कौन सा है। बरसावाड़ा किसका प्राचीन नाम है, किसका है, बरसावाड़ा किसका प्राचीन नाम है। बरसावाड़ा। देखो मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को फंसाने के लिए पूछ रहा हूं, ये वो चीजें हैं कि जो हम लोगों को सामान्य जनरल किताबों के अंदर नहीं मिलती हैं, और एक सही गाइडेंस के माध्यम से ही हम लोगों को ये प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हमारे सभी चीजों को हमको क्लियर करना है। तो करें, माता सरस्वती का नाम लेकर शुरू करें। सभी सहमत हो। देखो ईमानदारी से पढ़ो, जब तो मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ में पढ़ाऊंगा। वादा है आप लोगों से, आज ही कह रहा हूं, चाहिए क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, पुरानी क्लास को उठा के देख लेना, चाहिए अब आगे देख लेना, ठीक है। यूं ही छोटी सी उम्र में ज्योग्राफी किंग नहीं बोलते बच्चे, ठीक है। कोई तो खास बात होती होगी, एक बोल दे, एक को तो मैं 10 रुपए दे के भी बुलवा दूं, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ना है। मैं वादा करता हूं आप लोगों का प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे आप लोगों के। यहाँ पर मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर के बाद में ठीक 50 क्वेश्चन दूंगा, उसका जो 1-2 लाइन रह जाएगी वो आप लोगों को उस क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस टेस्ट में जो 50 क्वेश्चन आप लोगों के मैं आपके टेस्ट के माध्यम से पूछूंगा, उसमें आप लोगों के 50 के 50 सही होने चाहिए। और ज्योग्राफी वालों से तो विशेष लगाव है मेरा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही है। तो
उनके तो कंफर्म ही होने चाहिए भाई, अदर सब्जेक्ट वालों को फिर भी माफी मिल जाएगी, इनको माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए स्थिति के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो देखो स्थिति हम पढ़ रहे हैं किसकी, राजस्थान की। और राजस्थान की स्थिति यानी राजस्थान कहाँ स्थित है, भारत में। भारत में ही है क्या, और भारत कहाँ स्थित है, और एशिया कहाँ स्थित है, विश्व में। ठीक है, तो यहीं से हमारे राजस्थान की स्थिति हमको समझनी है विश्व के संदर्भ में, हमें राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में, और हमें राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में समझनी है सब। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में दो प्रकार की आपकी स्थिति बनती है, एक स्थिति बनेगी गोलार्ध के संदर्भ में, और एक स्थिति बनेगी आपके कटिबंध के संदर्भ में। ठीक है जी, तो दो प्रकार की आप लोगों को स्थिति देखने को मिलती है। यह है आप लोगों के गोलार्ध। क्या होता है गोलार्ध, तो देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी पर जब हम चलते हैं तो पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यानी ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी या ग्राफिया। जियो का मतलब होता है भू, और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन। ये सब सेकेंडरी चीजें आप सबको आती हैं, लेकिन यहां पर बात आई कि हमने पृथ्वी को क्या कहा है, भू कहा है। क्या कहा है हमने, और इस भू के मान लो हमने यहां से ये रेखा खींच दी साहब, तो भू के बिल्कुल बीचों बीच से ही तो रेखा खींची है ना। तो भू के हमने मध्य से एक रेखा खींची है, और भू के हमने मध्य से रेखा खींची है, तो रेखा कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो गई, जैसे ही हमने भूमध्य रेखा खींची तो हमारी पृथ्वी के दो पार्ट बट गए साहब। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कहलाया आपके उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला पार्ट आपके कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। सब्जेक्ट वालों के ये लाइन बहुत काम आएगी, फर्स्ट पेपर वालों को केवल थोड़ी सी कि इसमें एक लाइन और समझनी है। अब सब पहली स्थिति हम गोलार्ध के संदर्भ में ले रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर गोलार्ध होते हैं 4, और हमारे सामने कितने आए हैं, 2 ही आए हैं। अभी 2 और चाहिए, वो भी बात करेंगे अभी, लेकिन पहले यहां पर समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों के भारत की स्थिति ये है। तो भारत की स्थिति ये है, तो आप बताइए भारत किस गोलार्ध में है, और राजस्थान भी किस गोलार्ध में है, और जयपुर भी किस गोलार्ध में है, और अभिव्यक्ति भी किस गोलार्ध में है। तो अभी फिलहाल आप कहाँ बैठे हैं, तो कोई फोन आ जाए कि कहाँ हो तो क्या कहना है, अजी मत कह देना गुरुजी हो। ठीक है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जब भारत और राजस्थान स्थित है, ठीक है, तो इससे हमको क्या फायदा, या इस लाइन को इतना ही पढ़ते हैं हम लोग तो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, आप सबने आज तक इतना ही पढ़ा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मान लो दोस्तों कई बार ऐसा पेपर देते हैं जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दौसा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि साहब भरतपुर का अक्षांशीय विस्तार कितना है, या गंगानगर का पूछ ले। अब ये तो है नहीं कि साहब भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आपके साथ में अत्याचार ही हो जाए कि पूरे जिलों की लिस्ट बनाओ, उसमें अक्षांश लिखो, फिर देशांतर लिखो, और फिर उनको याद करो। एग्जाम तक भी नहीं होंगे याद वो आप लोगों के, और अगर उसको याद करने में रहे तो पूरा ज्योग्राफी रह जाएगा आप लोगों का। तो ये छोटे छोटे गट्स हैं जो हम लोगों को आने चाहिए। अब यहां हमको नहीं पता कि दौसा से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। जैसे ऑप्शन से तो आप लोग फिर भी बता देंगे 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 24 डिग्री नॉर्थ, इसको साउथ करो, 25 डिग्री साउथ, 24 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री ईस्ट, और 24 डिग्री वेस्ट। 24 डिग्री। तो देखो दोस्तों यहां पर एक लाइन है कि ये रेखा खींची हमने और एक रेखा ये खींची। भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। परिभाषा क्या होती है अक्षांश रेखा की?
पृथ्वी के कक्षा तल पर उसके अक्ष को आधार मानकर खींचे गए कोणों के समान मानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? यानी ये जितनी भी मैं रेखाओं का नाम लूंगा आप लोगों को, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? ओरिजिनल एक भी नहीं है। मैं कहूं कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से, तो ओरिजिनल नहीं है वो। कहीं आप जाके बांसवाड़ा चले जाओ और साहब को बोलो कर्क रेखा पढ़ाई थी, बोलो देखने लग जाओ, अरे यार वो लोग कर्क रेखा नहीं दिख रही यहाँ पर, कहीं नहीं दिखने वाली आप लोगों को दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि काल्पनिक रेखाएं। यहां पर हमने कहा कि ये समांतर रेखाएं तो अक्षांश रेखाएं, एक को कहा 5 डिग्री और दूसरे को कहा 5 डिग्री। दोनों में कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है? गोलार्ध का। ये 5 डिग्री कौन से गोलार्ध में? तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ। और इसके आगे हम क्या लिखेंगे? तो दोसा का अक्षांश कौन सा गुजरता है? तो हमें इसमें से चेक करना है केवल व केवल क्या? नॉर्थ चेक करना है। और नॉर्थ कहां पर दिखाई दे रहा है? केवल एक स्थान पर दिखाई दे रहा है। तो यही आपको नहीं आता, गंगानगर नहीं आता, हनुमानगढ़ का नहीं आता, लेकिन उसके जो 4 ऑप्शन है ना जी, उसमें एक ऑप्शन निश्चित रूप से होगा और वो होगा एन। और दूसरा ऑप्शन जो होगा, मान लो 2 का जोड़ा देगा, तो वो अगली बात, इसके आगे जैसे समझाएंगे तब समझ में आएगी वो। तो इस उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये हुआ। अब इस लाइन को पूरा कैसे पढ़ेंगे हम? राजस्थान विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण राजस्थान के सभी अक्षांश, और राजस्थान के सभी अक्षांश क्या होते हैं? उत्तरी अक्षांश होते हैं। लाइन क्लियर? यस और नो? देखो जहां पर भी दिक्कत आए कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की 1% जरूरत नहीं है, बोल देना आप लोग। तो हमने कहा कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण राजस्थान के सभी अक्षांश क्या होते हैं? उत्तरी अक्षांश होते हैं। दूसरी बात, सब गोलार्ध तो 4 होते हैं, हमारे सामने तो अभी 2 ही आए हैं, 2 और देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारी पृथ्वी है। ध्रुव तारे का प्रकाश जिस बिंदु पर, जो स्थान जिससे ठीक 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको कहा जाता है आपतन कोण। ठीक है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वो बिल्कुल सर के ऊपर होना चाहिए। इस वजह से ध्रुव तारे का प्रकाश जिस बिंदु पर सर्वप्रथम आपतन कोण के रूप में गिरता है, और आपतन कोण के रूप में गिरता है, उसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से ये ठीक हमारे हो जाएगा ये दक्षिणी ध्रुव। और आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये सब हमने एक लाइन के माध्यम से मिला दिया। दूसरी बात, आप बताएं दोस्तों, क्या इस रेखा ने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया है? यस और नो? किया है? यस और नो? कंफर्म? झूठा यस बोल दिए। देखिए दोस्तों, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अब आप बताओ, ये हमारी पृथ्वी है और इस पे मैंने ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाया, इतना ही तो खींचा ना। क्या इस आधे वृत्त के माध्यम से मैं इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकता हूं? क्या बांट सकता हूं क्या? आपने तो अभी तो यस बोला था। किसके अपोजिट 180 होता है? मैंने कहां लिखा 0 डिग्री? ये तो मुझे पता है कि भाई 0 के अपोजिट 180 है, लेकिन मैंने तो कहीं 0 का विवरण ही नहीं लिया। मैंने तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव एक काल्पनिक रेखा मानी। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि इस पृथ्वी पर हो सकता है ये 0 डिग्री हो सकती है कि नहीं? मैं कहूं कि नहीं साहब, थोड़े दिन बाद में मेरा दुनिया के अंदर राज हो गया, और राज हो गया तो मैंने कहा कि अपने राज्य के ऊपर से क्यों ना 0 डिग्री गुजार लें, और मैंने साहब मेरे राज्य के ऊपर से ये 0 डिग्री गुजार दी। तो बताओ बदल गई कि नहीं 0 डिग्री? थोड़े दिन बाद में मैंने फिर से राज्य बदल लिया और यहां आ गए हम लोग, और हमने कहा कि यहां से गुजारो भाई 0 डिग्री, तो हमने गुजार ली कि नहीं यहां से 0 डिग्री? तो मान लो 0 की बात कर रहे हैं ना आप, तो 0 हमने यहां से गुजार ली। तो आप बताओ
क्या राजस्थान के अक्षांशों को बदला जा सकता है? क्या राजस्थान के देशांतरों को बदला जा सकता है? सोचना ही नहीं है इतना। ये भूमध्य रेखा है, ये इस भूमध्य रेखा पूर्ण वृत्त होती है, इस कारण से इसको ग्रेट सर्किल कहते हैं, सबसे बड़ा वृत्त होती है। आप बताओ, जब ये पूर्ण वृत्त होती है, मैं कहूं कि इसको कहो भूमध्य रेखा मेरा राज्य है यहां पर, तो कह सकते हो क्या? लेकिन अभी आपने ये तो कह दिया कि 0 डिग्री को यहां से गुजारो, तो आपने गुजार लिया तुरंत से। आपने 0 डिग्री को पहले आपके उज्जैन से गुजार लिया, फिर आपने अफ्रीका के फेरो द्वीप से गुजार लिया, और आज आपने ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से, फ्रांस के ऊपर से, इंग्लैंड के ऊपर से, बुर्किना फासो के ऊपर से आप लोग गुजार रहे हैं। यानी कि 3 बार जिसको बदला जा चुका है, इन फ्यूचर भी तो बदला जा सकता है ना। तो इसलिए आप कहेंगे कि राजस्थान के अक्षांश अपरिवर्तित हैं, लेकिन राजस्थान के देशांतरों को बदला जा सकता है तो लाइन अक्षांश देशांतर की, लेकिन अपन ने राजस्थान में ले ली इसको। अब आपने कहा कि ये मान लो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री एक अर्धवृत्त होता है, और अर्धवृत्त के माध्यम से हम नहीं बांट सकते, तो पूरा वृत्त बनाने के लिए इसके ठीक पीछे वाली रेखा चाहिए, और 0 के ठीक पीछे कौन सी रेखा होगी जी? तो ये लो साहब 180 हो गई, ऐसी तो नहीं है, ये बनाने दिखाने के लिए केवल कि साहब पीछे बनी हुई है इसकी रेखा, और 0 और 180 डिग्री रेखा मिलकर आप बताओ, अब आपकी पृथ्वी को 2 भागों में बांटेंगी कि नहीं? अब पूरा सर्किल बन गया, 2 भाग बट गए। इधर वाला पार्ट कहलाएगा आपके पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला पार्ट आपके कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब साहब हमें जाननी है राजस्थान की स्थिति, तो हम भारत की समझ लेते हैं ताकि राजस्थान अपने आप ही क्लियर हो जाए। तो ये हमने कहा कि साहब इंडिया की स्थिति कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में। भाई इस 0 से हम शुरू करेंगे तो देखो ये हमारे जैसे संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, तो ये सब के सब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। हमने कहा कि मान लो ये 12 डिग्री है, आपने कहा कि मान लो ये 70 डिग्री है, आपने कहा ये 73 डिग्री है, लेकिन सभी किस गोलार्ध में है? और पूर्वी गोलार्ध में क्या है? ये देशांतर। तो इनको सभी को हम क्या लिखते हैं? पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान और इंडिया के सभी देशांतर क्या होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। और मान लो आपसे परिस्थितियां बना के डाल दे कि राजस्थान माना पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान के देशांतरीय मानों के आगे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? पश्चिमी देशांतर लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें आने वाले 0 से चलेंगे ठीक पीछे तक, तो 180 तक चलेंगे, तो वहां तक हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? पश्चिमी देशांतर। 0 से इधर 180 पे चलेंगे तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा पूर्वी देशांतर। और राजस्थान और भारत किस गोलार्ध में? इस कारण से सभी देशांतरीय मान क्या होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। क्या होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। दोनों लाइनों को ऐड कर लो साहब। पहली लाइन क्या थी हमारे पास में? आप सब लोगों को बोलना है क्योंकि आप शिक्षक हैं, अब विद्यार्थी नहीं रहे हैं आप लोग। तो पहली लाइन क्या है हमारे पास में? भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस कारण राजस्थान और भारत के सभी अक्षांश। अब दूसरी लाइन आप बोल दो। भारत व राजस्थान, इस कारण से राजस्थान और भारत के सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होते हैं। पहली गोलार्ध के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। कोई डाउट हो तो बताइए दोस्तों इसके अंदर। कोई डाउट? आप लोगों को एक रफ कॉपी लेनी है, रफ में लिखोगे, खूब समय आपके पास में। आज ये नहीं कि आज कल कोई पेपर है का आप तो एकदम ही पढ़ लोगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे, सफल हो जाओगे, नहीं तो उलझ जाओगे, क्योंकि एक दिन में सारा जो हम पूरा सिलेबस लेके बैठते हैं ना, वो नहीं पढ़ा जा सकता।
रफ कॉपी से यहाँ पर आप लोग रफ कॉपी में सबके सब तो डायग्राम बनाओगे। मैं पूरी ज्योग्राफी आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूँ, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो मृदा हो, जो भी चैप्टर है, मुझे नहीं पता क्या क्या चैप्टर हैं, जो भी होंगे वो सब पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को वो डायग्राम बनाने हैं और उसके बाद में आपको लिखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ तो नहीं बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन कल ही मैं नदी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो जब तक नदी का डायग्राम नहीं होगा, जब तक कैसे। आपके क्या क्वेश्चन पूछा है कि साहब अटलांटिक महासागर की धाराओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, वो कब आएगा? जब मैप में आप लोग पढ़ेंगे, जब उन चीजों को सीखेंगे। आज तक तो गर्म धारा ठंडी धारा पड़ी, ये प्रश्न इस प्रकार से आने लग गए हैं एग्जाम के अंदर। तो आप पहले तो चैप्टर का नाम लिखिए, और चैप्टर का नाम है राजस्थान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। और इसमें पहली हेडिंग है, सभी हेडिंग चलेंगी इसके अंदर, छोटे छोटे हेडिंग चलती चलेंगी। और पहली हेडिंग लिखिएगा लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। और इसमें पहली लाइन लिखिए आप, राजस्थान, राजस्थान विश्व के उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में, विश्व के उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, स्थित है। इस कारण ही राजस्थान के, इस कारण ही राजस्थान के सभी अक्षांश, राजस्थान के सभी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तथा सभी देशांतर, सभी देशांतर, सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होते हैं, सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होते हैं। दो लाइनें आपके सामने स्पष्ट हैं। देखो ये जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी के ऊपर, तो ये जो रेखाएं हैं ये तो आप लोगों के कौन सी होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं, तो ये आप लोगों के देशांतर रेखाएं होती हैं। और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल जहां मिलता है। अभी हम लोगों को पहले ही पारी के अंदर ये नहीं खेलना कि साहब 70 डिग्री कहाँ से गुजरता है, 78 कहाँ से गुजरता है, मध्य भाग से कौन सा गुजरता है, कौन कौन देशांतर। मैंने देशांतर अक्षांश की बात की नहीं है आपसे अभी तक यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारी, और दूसरी बात आती है कटिबंध के संदर्भ में स्थिति क्या है हमारी। तो देखिए साहब, एक छोटे से दो डायग्राम बना दो, छोटे छोटे बना दो, दो गोले बना दो, उसमें स्थिति डाल लो आप लोग, ये काम आएगी आपके। अब जानते हैं साहब कटिबंध के संदर्भ में स्थिति। तो सबसे पहली बात तो आती है कि आखिर हम कटिबंध किसके कहते हैं या जोन किसे कहते हैं। तो जोन या कटिबंध क्या होता है, क्या होता है जी? दो
बिल्कुल, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को जोन या कटिबंध कहते हैं। कोई भी दो अक्षांश हो सकती हैं वो, जैसे इस पृथ्वी पर चले, आपने कहा ये 5 डिग्री, आपने कहा कि ये 0 डिग्री, इन दो के बीच का क्षेत्र हो सकता है। आप कहो कि ये साहब 10 डिग्री, तो इन दो के बीच का क्षेत्र हो सकता है। आप कहो सब 5 से और 10 इनका हो सकता है, 5 से 6 के बीच का भी ये क्षेत्र हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं। अब दुनिया के समक्ष बहुत सारे विद्वान आए, कभी हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, कभी किसी के द्वारा पृथ्वी के कटिबंधों के बारे में बताया गया सब, और जो आज मान्य सिद्धांत है, मान्य कटिबंध है, उनकी बात करते हैं। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है जैसे, और इस पृथ्वी के ऊपर ये आप लोगों को पता ही है कि ये है आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको हम कह रहे हैं भूमध्य रेखा, या इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं हम इक्वेटर। यही है। इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी के ऊपर चलते हैं तो पृथ्वी के ऊपर हमारे ये रेखा है हमारे 23.5 डिग्री। तो ये उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी अक्षांश? तो इसके आगे मैं नॉर्थ लिख दूं, और ये है आप लोगों के ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा है। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में हमने कहा ये हमारे 23.5 डिग्री, ये भी नॉर्थ ही होगा क्या? ये साउथ होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। ठीक है। इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से हमारे ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल सर्किल या उत्तरी ध्रुवीय रेखा, या इसको कहते हैं हम आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक रेखा। इसी प्रकार से हमारे दक्षिणी गोलार्ध में यह है 66.5 डिग्री साउथ, और इसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा, या साउथ पोल सर्किल, या अंटार्कटिक सर्किल। ये हमारे पास में है 90 डिग्री साहब, और ये है हमारे पास में 90 डिग्री साउथ। ठीक है। देखिए दोस्तों, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये हमारे पास में कुछ प्रधान लेटिट्यूड्स, यानी कि प्रधान अक्षांश रेखाएं आ गई। भूगोल के विद्यार्थी हैं, मैंने कहा ना आपकी मेरी तो लड़ाई पहले दिन भी चलेगी और एग्जाम तक चलेगी, एग्जाम बाद में हमारी सभी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। आज से लेकर एग्जाम तक आपकी और हमारी हमेशा लड़ाई रहेगी। ठीक है। आप लोग इस लड़ाई को अन्यथा नहीं लेना, कहीं सोचो कि भाई कल से मैं डंडे वगैरह लेकर आऊंगा और फिर लड़ाई करेंगे हम। लड़ाई का मतलब केवल विचारों की है। हमारी विचारों में आपसे, आपके प्रति बिल्कुल भी मैं रहम नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। सब्जेक्ट वालों के, और बेचारे जो दूसरे हैं हिंदी वाले, उनके तो हाथ जोड़ के नमस्कार है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए तो, है ना। तो आप लोग तो बिल्कुल अलर्ट होके आए गए। सिखाऊंगा मैं, और सिखाने के बाद में आपके ये नहीं होना चाहिए, यही चीज मैं आपसे बाद में पूछूंगा तो उसका जवाब मिलना चाहिए मेरे को। कहने का मतलब ये है, लड़ाई ये है। ठीक है। तो जरा आप लोग भूगोल वाले मुझे ये बता दो कि आखिर हमने 23.5 डिग्री को ही कर्क रेखा क्यों कहा, जबकि ये कोई अक्षांश रेखा नहीं है। अक्षांश रेखा है क्या ये? पहले मेरे को बताओ, अक्षांश रेखा है क्या ये? अगर है तो आप इसको 90 में काउंट करो, फिर इनको दो को, और फिर तो आप 90 के साथ में 90 और 90 180 बताते हो ना, तो फिर इनको भी तो काउंट करोगे ना उसमें। यानी कि ये रेखाओं में काउंट नहीं होती हैं। ठीक है। तो मेरे को ये जानना है कि आखिर इस 23.5 को आपने क्यों चुना, जबकि अक्षांश तो 23 को भी चुना जा सकता था, और अपने आप में एक रेखा भी है।
इन्होंने कहा कि साहब सूर्य की किरणें, बोले सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य उत्तरायण होकर सूर्य की ये लो साहब सीधी किरणें गिरती हैं, बोला कर्क रेखा पर, फिर मकर रेखा को, ठीक है। बोला सूर्य नीचे भी आता है। मैं तो आपकी सभी बातें स्वीकार कर लूंगा जी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ तो सही। लेकिन ठीक है, फिर ये क्या 66.5 का लॉजिक हुआ? भाई आपने कहा कि यहाँ सूर्य की लंबवत किरणें, मैंने मान लिया, ठीक है भाई, आपने कहा तो मैंने मान लिया। आपने कहा यहाँ भी सूर्य की किरणें लंबवत, मैंने कहा ठीक है भाई, एक बार लंबवत आ रही है, ये क्या लॉजिक है? और 23.5 पर ही क्यों? 23 पर क्यों नहीं आती लंबवत? 24 पर भी जा सकती थी। कोई है क्या, कोई रीजन है, या फिर वैसे मन से कह देते हैं भूगोल वाले? आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना मैं आपसे पूछ रहा हूं तो? मतलब कि कहीं क्या है कि मैं अंदरूनी भावना जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप दिमाग को थोड़ा बहुत खोलने का प्रयास करो। एक बेस्ट लर्निंग कब होती है? जब हम खुद बैठ के सोचते हैं। आप नहीं कहते आंतरिक परीक्षण, आप लोग करते हैं ना आंतरिक परीक्षण, अंतर्बोध परीक्षण, पता नहीं कौन कौन से चलते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो वो चिंतन होता है, जब तक हम खुद उस बात पर सोचेंगे नहीं तो हमारा दिमाग कहीं और घूमता रहेगा। दोस्तों क्या लॉजिक है 66.5 का? कोई बात नहीं यार, इतना मत घबराओ आप लोग। ये बताओ, ये पृथ्वी है, ये गोल है, और किसी गोल वस्तु पर आप कह सकते हो क्या कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है? फिर आप कैसे कह देते हैं? देखो आज तक आपने किसी ने भी आपने प्रश्न नहीं पूछे होंगे इतने जितने मैंने आज एक ही क्लास में दाग दिया आपके इतने प्रश्न, ठीक है। क्योंकि आज तक सही बता रहा हूं आप लोगों को, कभी भी टीचर ने ये सोचा ही नहीं है सेलेक्ट हो तो ठीक है, नहीं हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, सिखाने का प्रयास ही नहीं किया। और वही रीजन है, अगर आपको सिखाया जाता तो आज ये चीज, आपको छठी की चीज बता रहा हूं मैं तो आप लोगों को, 6th स्टैंडर्ड की, ठीक है। जब कोई वस्तु गोल है तो उस पर पूर्व या पश्चिम दिशा हो सकती है क्या? लेकिन पृथ्वी तो गोल ही है ना, और इस पर पूर्व भी होता है पश्चिम भी होता है, कैसे? खैर कोई बात नहीं है, आप इतना सोचे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यह आप लोगों की पृथ्वी है, और आप जानते हैं कि ये पृथ्वी को आर पार जो कोई भी रेखा हो, कोई भी हम काल्पनिक रेखा मानते हैं, ठीक है, और पृथ्वी के आर पार ये पिन है, और ये कहलाती है एक्सिस, यानी पृथ्वी का अक्ष। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितना? 23.5 डिग्री है। 82.5 कौन बोल गया ये? 23.5। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना डिग्री झुकी हुई है? जब झुकाव के बाद में एक तो ये रोटेशन कर रही है और एक रेवोल्यूशन कर रही है, एक तो घूर्णन कर रही है और एक परिक्रमण कर रही है, तो एक दो गतियां एक साथ कर रही है पृथ्वी। भाई सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है। तो जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और घूर्णन के साथ साथ ये कभी सूर्य के ये भाग सामने आएगा, कभी ये भाग सामने आएगा, तो ये ऊपर और नीचे होती हुई दिखाई देती है हम लोगों को, ठीक है। तो जब ऊपर और नीचे दिखाई देती है तो सूर्य की अधिकतम लंबवत किरणें कितने पर गिरती हैं? 23.5 पर। क्यों गिरती हैं? क्योंकि पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का है, और ये अपने कक्षीय समतल के साथ में 66.5 का कोण बनाती है। मान लो अब प्रश्न कहे कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री होता, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री होता, तो कर्क रेखा कितने डिग्री को कहा जाता? तो 25 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता? कर्क रेखा कहा जाता। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी बात कि सब 66.5 को क्यों चुना हमने? तो जिस दिन सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होगा, उस दिन सूर्य की किरणें केवल कहां तक पहुंचती हैं? जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर होगा, सूर्य की किरणें अधिकतम उत्तरायण कितने तक हो सकती हैं? और जिस बिंदु पर सूर्य सीधा चमकता है दोस्तों,
उस पर आपतन कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अभी ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ, एसएस के पेपर में क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना ज्योग्राफी वाले। शीत अयनांत के समय, शीत अयनांत के समय दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का आपतन कोण कितना होगा? और मुझे लगता नहीं है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर दे पाएगा आप में से। ग्रेड सेकंड का प्रश्न है ये। क्वेश्चन दोबारा, शीत अयनांत को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का आपतन कोण कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना, टेंशन में तो बिल्कुल ही नहीं आना यार। सूर्य चमक रहा है कहां पर? कर्क रेखा पर। कहां पर चमक रहा है? इससे मत समझो आप, इससे समझो। सूर्य चमक रहा है भूमध्य रेखा पर। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है तो यहां भूमध्य रेखा पर आपतन कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। और अधिकतम डिग्री 90 तो होते हैं। तो जब यहां पर 90 का बनेगा तो आप बताइएगा यहां पर कोण कितने का बनेगा? दोनों ध्रुवों पर 0 का। कितने डिग्री का बनेगा? बात समझ में आई क्या? यस और नो? जब मान लो इस 1 डिग्री पर और इस 1 डिग्री पर सूर्य सीधा चमक रहा है, ये नॉर्थ पर, ठीक है। तो जब 1 डिग्री नॉर्थ पर सीधा चमक रहा है तो आप बताओ यहां 1 डिग्री पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 0 डिग्री पर कितने का कोण बनेगा? 1 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सीधा सा तरीका बता देता हूं, क्यों उलझते हो इसके चक्कर में, नहीं तो किरणें खींचते रह जाओगे एग्जाम में। कि साहब जो भी मान दिया हुआ हो उसको 90 में से माइनस कर देना जो डिग्री दी हुई हो। तो 90 में से 1 डिग्री घटाएंगे हम लोग, तो देखो दोस्तों यहां पर बीच में इनके कितने डिग्री है? 89 डिग्री। तो घटेंगे कितने? 89 डिग्री। तो बराबर में कितना आ जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है, यानी जो दिया हुआ मान है उसको किस में से घटा दोगे? 90 में से घटा दोगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन भैया वो एग्जामिनर है, आप तो उसके सामने एक छोटी सी चिड़िया है, कुछ भी नहीं है आपके। उसके पास में पता नहीं कौन कौन से अस्त्र, कौन कौन से शस्त्र, कभी वो ब्रह्मास्त्र, कभी पुष्पास्त्र, कभी पाशुपति अस्त्र, कितने कितने अस्त्र दाग सकता है। और वो यहाँ ऊंचाई पर, चोटी पर बैठा हुआ है और उसके सामने हम यहाँ बैठे हैं, एक चिड़िया के समान है। और उससे लड़ना है तो पहले तो उसके बराबर आना पड़ेगा। क्यों? कि जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, 23.5 डिग्री पर सीधा चमकेगा, उस दिन मकर रेखा पर सूर्य का आपतन कोण कितना होगा? कितना होगा? घटाओ तो घटाओ, फटाफट उत्तर बताओ मेरे को। तो 66.5, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई आंसर? तो प्यारे विद्यार्थियों, सीरियल देखा है कभी आप लोगों ने? टीवी प्रोग्राम देखा है? सास बहू, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत सारे आते हैं। उस पे ऐसी जगह लाकर छोड़ा जाता है कि अगले दिन हम देखने के लिए बिल्कुल क्या रहते हैं। तो इस एपिसोड को जानने के लिए देखिएगा, मिलते हैं कल। ठीक है, कमेंट है, दोनों गोलार्ध में जाने पर सनलाइट जहां तक पहुंचती है। अरे वाह सर, आपसे मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन आपके वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण को देखकर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जय हो, धन्यवाद भाई साहब।
तो सीख कर आइएगा। इसी प्रश्न में छुपा हुआ है कि गंगानगर में सूर्य का आपतन कोण कितना होगा।